हेलो दोस्तों, नवजात बछड़ों में थैलेरियोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे ट्रीटमेंट करने के बाद भी कई काफ की मृत्यु हो जाती है। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है, इसको डायग्नोसिस कैसे करना है और सपोर्टिव मेडिसिन विशेष करके क्या देना है और किस तरह से लगाना है, ये अगर आप जान लेंगे तो इस तरह के नवजात बछड़ों की जान है वो बचाई जा सकती है। फील्ड केसेस में आप हेमाटोलॉजी अगर कर सकते हैं तो हेमाटोलॉजी से किस तरह से एनालिसिस करना है, इस बात की चर्चा भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि न्यूबॉर्न काफ में थैलेरियोसिस का जो टिपिकल सिम्टम है उसमें हाइपर लैक्रिमेशन होना, यानी कि आंखों से आंसू आना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी आंखें जो हैं वो बाहर निकली हुई प्रतीत होती है। नाक से म्यूकस डिस्चार्ज आता हुआ जैसे कि लगता है कि नाक उसकी बह रही है, सिम्टम मिलता है। और जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जो टेम्परेचर है उसका बॉडी का, वो जनरली 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रेंज करता है। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम मिलते हैं तो फिर आपको उसका लिम्फ नोड एग्जामिन करना चाहिए। लिम्फ नोड में आप प्री स्केपुलर या प्री फीमोरल लिम्फ नोड को एग्जामिन कर सकते हैं। वो काफ़ी आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। सुप्रा ऑर्बिटल लिम्फ नोड भी आप देखेंगे तो वो आपको स्वेलन दिखता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस काफ में थैलेरियोसिस हो सकता है। फिर उसके बाद आप उसका म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन आपको जनरली पेल वाइट दिखता है, यानी कि सफ़ेदी की तरफ दिखता है, और एनिमल जो है एनीमिक दिखने लगता है। इसमें जानवरों में और अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो खांसने की हिस्ट्री हो सकती है या मिट्टी चाटने की हिस्ट्री हो सकती है। अगर आप उसका सीबीसी करते हैं तो जो टिपिकल पैटर्न थैलेरियोसिस का आता है एडल्ट एनिमल में, जिसमें लिम्फोसाइट काउंट जो होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, क्योंकि इसे लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज कहते हैं। वो आपको काफ में हमेशा मिल नहीं सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका डब्ल्यूबीसी काउंट 2.9 है। जनरली 8 से 14,000 के बीच में डब्ल्यूबीसी काउंट रहता है, लेकिन एडल्ट एनिमल में अगर थैलेरियोसिस होगा तो आपको डब्ल्यूबीसी काउंट जो होगा वो 16 से 18,000 के बीच में मिलता है। यहाँ आपको काफ में डब्ल्यूबीसी काउंट कम मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि काफ जो होते हैं नवजात होते हैं, तो उनका बोन मैरो और जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो उस तरह से डब्ल्यूबीसी बनाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। और जो लिम्फॉइड ऑर्गन में जब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो सारा का सारा जो लिम्फोसाइट है वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और लिम्फ नोड में उसका नंबर बढ़ जाता है। तो सर्कुलेशन में आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का काउंट कम मिलता है। दूसरा जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है वो आरबीसी का है। आरबीसी जिसे हीमोग्राम कह लीजिए, आरबीसी कह लीजिए, एचबी कह लीजिए, या एचसीटी जिसे पीसीवी कहते हैं, तीनों के तीनों ही इस केस में आपको डाउन मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 4 से भी नीचे है, यानी कि ये केस जो है बहुत ही क्रिटिकल है। जनरली जो न्यूबॉर्न काफ्स होते हैं उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो 7.5 ग्राम से ऊपर ही होता है। तो अगर आपको 4 के नीचे मिल रहा है तो आपको उसको सीरियसली लेना है। ये क्रिटिकल केस हो सकता है, यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, सिर्फ अगर आप बुप्रभाक्योन देते हैं तो इस तरह के अगर आपको केसेस क्रिटिकल मिलते हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको जान लेना चाहिए। ट्रीटमेंट पे आने से पहले मैं एक और टिपिकल सिम्टम जिसे स्क्लेरल हेमोरेजेस कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस काफ के स्क्लेरा के ऊपर हेमोरेजिक स्पॉट्स हैं और इसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो वाइट है। तो ये टिपिकल इंडिकेटर होता है बोवाइन थैलेरियोसिस का जो काफ में देखने को मिलता है। तो स्क्लेरल हेमोरेज एक अलग सिम्टम है जिसको देख करके आप ये कह सकते हैं कि टिपिकली बोवाइन थैलेरियोसिस का पेशेंट है। जनरली आपको 7 दिन से ज़्यादा के काफ में थैलेरियोसिस का केस सस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है थैलेरियोसिस का वो लगभग 7 दिन का है। तो अगर डे 0 पे भी टिक्स ने बाइट किया है तो जनरली सिम्टम आने में 7 दिन लग जाता है, लेकिन कुछ केसेस में 7 दिन से पहले भी देखने को मिला है, लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, हमने भी पाया है। वो केसेस इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन के चलते होते हैं। तो ये मैटरनल इंट्रायूटेराइन भी ट्रांसमिशन इसका होता है। टिक्स के बाइट के चलते अगर ट्रांसमिशन होगा तो जनरली फीवर जो आना शुरू होता है वो 7 दिन की उम्र के बाद होता है। तो 7 दिन की से ज़्यादा उम्र का अगर बछड़ा है और उसमें आपको इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको अक्सर सस्पेक्ट करने चाहिए कि ये थैलेरियोसिस का केस हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि ट्रीटमेंट कैसे लेना है। अगर टेम्परेचर हाई है तो पहला काम आपको ये करना है कि बछड़े का टेम्परेचर जो है डाउन कर लेना चाहिए। उसके लिए आप नियोप्रोफेन का इस्तेमाल करें।
1 से 1.5 ml नियोप्रोफेन काफ़ी होता है छोटे बच्चे के लिए। और 1 ml नियोप्रोफेन देने के आधे घंटे के अंदर जनरली आप देखेंगे कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली उसके शरीर के ऊपर पानी डालेंगे तो वहाँ फिर उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। जब टेम्परेचर डाउन हो जाए उसके बाद आप बुप्रवाक्योन का इस्तेमाल करेंगे। तो बुप्रवाक्योन आप लोग जानते हैं कि 2.5 mg पर केजी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। तो 2 ml जो बुप्रवाक्योन आता है लगभग 40 kg बॉडी वेट के लिए सफिशिएंट होता है। तो 2 ml एक शॉट आप ले सकते हैं। इसको आप देखेंगे कि टेम्परेचर बुप्रवाक्योन लगाने के बाद भी नहीं जाता है, तो पूरी तरह से शरीर से इसे क्लीन करने के लिए आप एडॉन में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना चाहिए। पहले दिन आप बुप्रवाक्योन का एक शॉट दीजिए और नेक्स्ट डे से ऑक्सी एल ए पे ले लीजिए। ऑक्सी एल ए आप एक दिन छोड़ करके 3 शॉट दे सकते हैं। एडिशन में आपको मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो हीमोग्राम है वो डाउन हो जाता है, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, आरबीसी काउंट बहुत लो हो जाता है, पीसीबी बहुत कम हो जाता है। तो उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ पे काफ की मृत्यु हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो आपको इंजेक्टेबल बी कॉम्प्लेक्स जो आते हैं जिसमें लिवर एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको दे सकते हैं, जैसे कि कॉन्सिप्लेक्स के नाम से जो आता है उसका यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लगातार 5 से 7 दिन तक आपको देना होगा। दूसरा, आपको जो इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स हैं उनका एक शॉट अगर आप लगाते हैं 1 ml का तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है काफ को रिकवर होने में। इस पे हम लोगों ने रिसर्च भी किया है और जिन काफ में इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल दिया गया है उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा काम आपको ये करना है कि ओरल आयरन का सप्लीमेंटेशन करें। ओरल अगर आप आयरन देंगे तो वहाँ पे काफ में आयरन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा और हीमोग्लोबिन और उसका आरबीसी बहुत तेज़ी के साथ अप होता है। तो ओरल सप्लीमेंटेशन अगर आप आयरन का करते हैं तो वो बेनिफिशियल है। इंजेक्टेबल आयरन हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। हीमोग्लोबिन अगर 4 से कम है और पॉसिबल है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी जा सकते हैं। एक्चुअली ये जो पैरासाइट है ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम करता है और साथ ही साथ जो हिपैटिक इनसफिशिएंसी भी कराता है, यानी कि हिपैटिक इम्पेयरमेंट करता है, तो लीवर का इशू रहता ही है। तो आप एडॉन में अगर लिवर टॉनिक ऐड कर लेते हैं तो उसमें रिकवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद भी आपको 3 से 5 दिन तक फीवर आते हुए मिल सकता है। आपको परेशान नहीं होना है। जो फीवर अगर आ रहा है तो आप फीवर की दवाई दे सकते हैं। फीवर की दवाई लगातार कई दिनों देने के बाद आप देखेंगे कि इंटेस्टाइन में या उसके स्टमक में अल्सर हो जाता है और ब्लैक उसका जो पॉटी है ब्लैक कलर का हो जाता है। चूँकि ये पैरासाइट भी अल्सरेशन करता है जीआई ट्रैक्ट में, और अगर आप लंबे समय तक नेसाइड देंगे तो उससे भी अल्सरेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको वहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए। और अगर ब्लैक पूप आ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए आप सुक्रालफेट का सस्पेंशन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो आपका केस जो है वो मैनेज हो जाएगा और फिर काफ की जान बचाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर एडुकेट करेगा और आपके प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चाहें तो आप मेरा मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप 159 पर मंथ का है, जिसे ज्वाइन करके आप अपने प्रैक्टिस को और वेटनरी ज्ञान को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।